अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का शहर, एपिसोड 3। मुझे एक शख्स के बारे में हदायत की गई थी जिससे मुझे पोर्ट हनी में मिलना था, और ये शख्स मेरा नया साथी और मुआविन था, और उसका नाम हमादी था। मुकामी बाशिंदा था और उस तंजीम ही का एक रुकन। मैं तैयार हो गया और इसके बाद वो कार भी मुझे फराहम कर दी गई जिससे मुझे काहिरा से पोर्ट हनी तक का सफ़र करना था। आजकल मौसम गर्मा चल रहा था और मिस्र के अतराफ रेगिस्तानों से भरे हुए थे, लेकिन तमाम तर तैयारियां करने के बाद मैं पोर्ट हनी चल पड़ा। शानदार कार रेगिस्तान के दरमियान सांप की तरह बल खाती हुई चौड़ी पुख्ता सड़क पर फराटे भरती हुई जा रही थी। अंदाजे के मुताबिक मुझे शाम ढले तक पोर्ट हनी तक पहुंचने की पूरी तवक्को थी। जगह जगह मुख्तलिफ सरकारी इमारतें नजर आ रही थीं, उनमें मुख्तलिफ काम हो रहे थे। एहरामीन तो मिस्र की सरजमीन का हिस्सा थे। अचानक ही इस तरह नमूदार हो जाते कि इंसान की तवक्को से भी बाहर हो। पहला मसला पेश आया। मैंने सड़क पर एक जगह एक फौजी को मशीन गन लिए खड़े हुए देखा। उससे कोई 100 गज दूर 2 फौजी और खड़े हुए थे। उस तनहा फौजी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। उन 2 फौजियों में से एक फौजी भागकर सड़क के दूसरी तरफ आ गया और दोनों ने मुझे रुक जाने का इशारा किया। बाएं हाथ पर एक रेतीली जगह एक फौजी ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें कई फौजी नजर आ रहे थे, और कुछ फासले पर एक सेडान कार खड़ी हुई थी जिसके करीब एक फौजी अफसर ड्राइवर की नशिस्त पर सर डाले किसी से बातें कर रहा था। मैंने इत्मीनान के अंदाज में कार रोक दी तो पहले फौजी ने मुझसे सवाल किया, असलहा है तुम्हारे पास? नहीं जनाब, मैंने फौरन जवाब दिया। बराहे करम आप नीचे उतर आइए, वो फौजी बोला, और मैंने उसकी हदायत पर अमल किया और उतर कर खड़ा हो गया। दोनों कार की तलाशी लेने लगे। वहां कुछ होता तो मिलता। मेरे मुहाफिज रिवॉल्वर हॉलिस्टर के अंदर मेरी बगल के अंदर मौजूद था, और बाकी तमाम चीज़ें भी मेरे पास मौजूद थीं, ख़ास तौर से वो बटन जो मेरे लिए एक शानदार काम सरंजाम दे सकते थे। फौजियों ने कार की तलाशी ली और इसके बाद इस अंदाज में पीछे हट गए जैसे मेरी तरफ से मुतमईन हो गए हों। मैं खुश इखलाकी से इजाज़त लेकर कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। अभी मैंने कार का सेल्फ लगाया ही था कि एक और अफसर लपक कर करीब आ गया। क्या इसकी तलाशी ले ली? उसने दोनों साथियों से पूछा। कार की तलाशी ले ली है जनाब। और इसकी? वो ठीक है, उसने कहा और पेटी से पिस्तौल निकाल लिया, और फिर उसने मुझे सीट से पुश्त लगाने के लिए कहा। मैंने उड़ती हुई नज़र गिरदोपेश पर डाली और जवाबी कार्रवाई के लिए तन कर बैठ गया। एक हाथ मैंने दरवाजे से बाहर लटका दिया। उसने आगे को झुककर दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाए तो मैंने उल्टा हाथ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर मारा और मेरा हाथ उसकी आंख पर पड़ा। वो तड़प कर पीछे हटा तो जल्दी से मैंने कार को गियर में डालकर पूरी रफ्तार से उसे आगे दौड़ा दिया। वो दोनों फौजी चीखते चिल्लाते कुछ दूर मेरे पीछे दौड़े और फिर उन्होंने अपनी मशीन गन्नें संभाल ली। मेरी तवक्को के मुताबिक उनका निशाना खता हुआ और ट्रक में बैठा हुआ एक फौजी वहीं ढेर हो गया। मैंने अपनी कार सड़क के करीब रोकी और फुर्ती से ड्राइविंग का दरवाज़ा खोलकर उसके नीचे रेंग गया। मैंने लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली और पहले से सोच लिया कि अगर मेरे साथ कोई सख्ती हुई तो मुझे क्या करना है। नीचे ज़मीन पर लेटते ही मैंने फुर्ती से अपने बदन को जुम्बिश देकर आगे बढ़ाया और फिर मैंने अपने रिवॉल्वर से उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन मेरा रुख उस सेडान कार की तरफ था और लम्हों के अंदर मैं उस कार के पास पहुंच गया। फिर मैंने उसका अगला दरवाज़ा खोला। ड्राइवर की सीट पर एक लड़की को देखा। मैंने रिवॉल्वर उसकी पसली से लगाकर उसे कार चलाने को कहा और खुद जल्दी से उसके बराबर बैठ गया। लड़की ने किसी कदर खौफजदा अंदाज में मुझे देखा। जल्दी करो, क्यों जिंदगी खोने को तैयार बैठी हो? मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। लड़की ने खौफजदा अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर जल्दी से सेडान स्टार्ट करके एक्सेलरेटर दबा दिया और कुछ ही लम्हों के बाद कार सड़क पर आ गई। पीछे से गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन ट्रक या मेरी कार में पीछा किए जाने का फौरी इम्कान नहीं था। लड़की के हाथ स्टीयरिंग पर थर थर कांप रहे थे। मैंने उसका बगौर जायजा लिया। काफ़ी हसीन नौखेज लड़की थी। चेहरे के नकूश और स्याह लंबे बालों की वजह से मुकामी ही नजर आती थी और बेशकीमत लिबास से बड़े घराने की लगती थी। क्या नाम है तुम्हारा बेबी? मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा। सोनिया, उसके हलक से कपकपाती हुई आवाज़ निकली। कहाँ रहती हो? मेरा मतलब है किस शहर में? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। इस फौजी अड्डे पर क्या करने आई थी? मैंने दूसरा सवाल किया, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस कार की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये देखो, मैं ये अपना पिस्तौल वापस रख रहा हूँ।
मैंने ये कहकर पिस्तौल हॉलिस्टर में रख लिया और फिर उससे कहा, चलती रहो। सबसे पहली बस्ती कौन सी आएगी? शेवाना, वो आहिस्ता से बोली। पीछे देखो, क्या हमारा पीछा किया जा रहा है? मैंने सवाल किया और लड़की अकबनुमा आईने में देखने लगी, फिर बोली, हाँ। मैंने भी सर पीछे मोड़कर देखा। एक कार हमारे ताकुब में चली आ रही थी। उसका फासला काफी था। कार रोक दो, मैंने कहा। क्या? वो बौखला कर बोली। शायद वो समझ रही थी कि मैं पीछे आने वाली कार वालों से मुकाबला करना चाहता हूँ। जल्दी करो, मैंने शदीद गुस्से के आलम में कहा और उसने कार रोक दी। मैंने फौरन ही अकबी तरफ का दरवाज़ा खोला और भागकर दूसरी तरफ आ गया। लड़की को मैंने जोर से बराबर की सीट पर धक्का दिया और वो जल्दी से दूसरी तरफ पहुंच गई। मैं स्टीयरिंग पर बैठा और मैंने कार चला दी और इसके बाद जाहिर है कार की रफ्तार बढ़ जानी चाहिए थी। मैं एक्सेलरेटर दबाए जा रहा था और कार तूफानी फराटे भर रही थी, लेकिन अचानक ही सामने से एक स्याह रंग की कार नमूदार हुई और सड़क के दरमियान खड़ी हो गई। ये सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक थी। आगे कार, पीछे कार। उधर मेरी कार की रफ्तार आखिरी हदों को छू रही थी। अगर मैं उसे कच्चे में डालता तो उसके उलट जाने का खतरा था। अचानक ही मुझे दाहिनी सिमत एक सड़क इस सड़क से उतरती हुई नजर आई और उस वक्त इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं कार को फुर्ती से उस सड़क पर उतार दूं। मैंने कार थोड़ी सी आगे बढ़ाई थी कि एकदम यूं लगा जैसे सड़क का काम हो गया हो। मेरे हवास मेरा साथ छोड़ने लगे। हो सकता है कि यह सड़क मुकम्मल ना हुई हो और आगे जाकर ख़त्म हो गई हो। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि कार के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो सड़क नीचे जाती हुई नजर आई और मैंने सुकून की सांस ली। आगे ढलान था जिसमें सड़क गुम हो गई थी, लेकिन ढलवान के इख्तिताम पर एक बाकायदा आबादी नजर आ रही थी। ये एक अच्छा मौका था जो मुझे मिला। वैसे भी अब शाम हो गई थी और बत्तियां आहिस्ता आहिस्ता रोशन होती जा रही थीं। जो कोई भी शहर था काफ़ी गुंजान लगता था। मकानात एक दूसरे से लगे हुए थे, लेकिन सड़कें कुशादा थीं। जैसे ही मैंने कार उस तरफ डाली, पीछे से आने वाली कार और आगे वाली कार भी सीधी होकर उस कार के पीछे चल पड़ी। लेकिन अब मुझ पर हाथ डालना मुश्किल काम था। चुनाचे मैंने दोनों तरफ मकानों वाली सड़क पर कार रोक दी। अगर मैं उन लोगों की निगाहों से छुपने की कोशिश करता तो एक अजाब मोल ले लेता। चुनाचे मैं फुर्ती से पिछली तरफ से कार के नीचे घुस गया। चंद सेकंड के बाद सामने से स्याह रंग की कार आई और नुक्कड़ पर खड़ी हो गई। 5 ही मिनट के बाद पीछे रहने वाली कार भी आ गई और हमारी कार के पीछे रुक गई। उस कार से 3 आदमी नीचे उतरे और फुर्ती से आगे बढ़े। उस वक्त उनके चेहरे तो नजर नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके पांव नजर आ रहे थे। तीनों सादा लिबास में थे और एक नुमायां खुसूसियत ये थी कि उन्होंने लंबे फौजी बूट पहन रखे थे। उन्हें कार से उतरता देखकर स्याह कार से भी 3 आदमी उतरे और इसके बाद तलाशी लेने लगे। वो लोग गालिबन उस लड़की से बातें कर रहे थे। उनका लहजा तहक्कमाना था और दोनों मुकामी जुबान में बातें कर रहे थे। फिर वो लोग उन मकानों की तरफ दौड़ गए जो आसपास नजर आ रहे थे। उन्होंने चीखो पुकार भी मचा रखी थी और मकानों के आसपास से मुकामी लोग लंबे लंबे लिबादों में मलबूस जमा होते जा रहे थे। वो मकानों में मुझे तलाश कर रहे थे। किसी के फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि मैं कार के नीचे छुपा हुआ हूँ। सूरत हाल का फायदा उठाकर मैं सिरकते सिरकते कार के नीचे से निकला। उस तरफ कोई नहीं था। सब लोग हमारी और काले रंग की कार के गिर्द फैले हुए थे। मैं एक लम्हे तक सोचता रहा और इसके बाद अपनी जगह से उठा और टहलने के अंदाज में पीछा करने वाली कार की तरफ बढ़ा। अचानक ही मुझे उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी जिसने कार ड्राइव की थी। वो रहा। ये आवाज़ तीर की तरह मेरे कानों में उतरी और इसके बाद मेरे पास इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि अपनी जान बचाने के लिए बर वक्त वो बटन इस्तेमाल करूं जो मुझे खास तौर से दिए गए थे और जिनकी तादाद 3 थी। मैंने फुर्ती से एक बटन अपने लिबास से निकाला और उसे पीछा करने वाली कार में फेंककर भाग खड़ा हुआ। सिर्फ 1 या 1.5 सेकंड लगा था। इसके साथ ही भागते हुए कदमों की आवाज़ के साथ एक खौफनाक धमाका हुआ और चीखों पुकार के साथ भगदड़ मच गई। मैंने भागने की बजाय चलना शुरू कर दिया। बाजार खुले हुए थे और सड़कों पर काफ़ी आमदोरफ्त थी। एक छोटे से बटन की इस कदर तबाहकारी भी मेरे तसव्वुर में नहीं थी। अब मैंने लोगों को जाए हादसात की तरफ दौड़ते हुए देखा। मैं पूरे इत्मीनान अंदाज में चल रहा था। फिर मैंने एक तरफ देखा और वहां से आगे बढ़ गया। काफ़ी फासले पर मुझे सड़क के किनारे एक टेलीफोन बूथ नजर आया। डार्विन ने मुझे हमादी के टेलीफोन नंबर भी दिए थे। मैंने हमादी को वहां से फ़ोन किया और कहा, मिस्टर हमादी, क्या आप बोल रहे हैं? कौन साहब? मैंने पूछा, क्या आप मिस्टर हमादी बोल रहे हैं? टाइगर के नाम से आपको रोशनास कराया गया होगा। मैं टाइगर हूँ और मुझे आपकी फौरी मदद चाहिए। ज़माने कदीम की सबसे अनोखी थ्योरी जिस शख्स ने पेश की उसने मुझे आपके बारे में तफसील बताई थी। किस नंबर पर फ़ोन करूं तुम्हें? उसने ठहरी हुई आवाज़ में कहा और मैंने टेलीफोन के कार्ड पर लगा हुआ नंबर उसे बताया।
ठीक है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करता रहा और फिर चंद ही लम्हात बाद फोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। टाइगर, हेलो, क्या तुम अपने अतराफ से अच्छी तरह वाकिफ हो? नहीं मिस्टर हमादी। ठीक है, तुम ऐसा करो, जिस जगह तुम मौजूद हो उस जगह की सिचुएशन बताओ। वैसे मैं जहां तक टेलीफोन नंबर के हवाले से मालूमात हासिल कर चुका हूं तो ये जगह एन स्कोल्टर कहलाती है। छोड़ो, अगर तुम इस जगह हो तो ये बताओ कि क्या सामने ब्लू लाइट रेस्टोरेंट मौजूद है? ब्लू लाइट? मैंने इधर उधर देखा और एक जगह मुझे ब्लू लाइट का न्यून साइन नजर आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ से निकलकर 2 ब्लॉक जाओगे तो तुम्हें एक सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आएगी। उस पर ग्रीन विलास का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर जाने का रास्ता दाएं तरफ चलकर चंद कदम है, सीधे अंदर चले जाना। वहां तुम्हें एक एकेडमी नजर आएगी जिस पर ग्रीन एकेडमी लिखा हुआ है। ग्रीन एकेडमी में तुम्हें एक इंस्पेक्टर जिसका नाम शमूना है मिलेगी। उससे कहना कि तुम्हें हमादी ने भेजा है। लेकिन मिस्टर हमादी, प्लीज जो कुछ मैं कह रहा हूं वो करो। ओके, मैंने कहा और टेलीफोन ऑफिस से बाहर निकल आया। अभी मैं चंद ही कदम चला था कि सड़क के उस पार एक स्टोर पर नजर पड़ी। एक दराज कद और मैले कपड़ों वाला आदमी स्टोर से निकला और फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन एक ब्लॉक तक वो मेरे साथ चलता रहा तो मैं जरा चौंका और फिर मैं एक स्टोर में दाखिल हो गया। वहां से मैंने एक शेविंग क्रीम और रेजर वगैरह खरीदा और जब मैं बाहर निकला तो वो एक मुखालिफ फुटपाथ पर एक स्टॉल के सामने खड़ा हुआ था। जब मैं आगे बढ़ा तो वो भी चल पड़ा। दूसरा ब्लॉक पार करके मैं मलबूसात के एक शोकेस के पास रुका और चोर नजरों से उसे देखा तो वो भी जो एक शोकेस की तरफ रुक किए खड़ा हुआ था। अब मुझे कोई शक न रहा कि वो मेरा पीछा कर रहा है। सामने ही सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही थी, लेकिन एक ऐसे शख्स का पीछा करना मुझे उस बिल्डिंग में दाखिल होने से रोक रहा था। मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि एक कार उस आदमी के करीब आकर रुकी और उसमें से एक शख्स दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। ये एक बेहतरीन मौका था क्योंकि ये शख्स उस शख्स की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैं फुर्ती से दौड़ता हुआ एक सिमत एक गली में मुड़ गया और उस गली से निकलकर उस सफ़ेद रंग की इमारत में, जिसका मेन गेट तो दूसरी जानिब था, यानी उधर जहां से मुझे अंदर दाखिल होना था। लेकिन गली में उसी सफ़ेद इमारत का एक छोटा गेट नज़र आ रहा था जो लोहे का था। मैं उसमें से अंदर दाखिल हुआ तो सामने पत्थर के जीने नजर आए जिनके इख्तिताम पर एक राहदारी शुरू हो जाती थी। राहदारी जहां ख़त्म होती थी वहां लकड़ी का एक जीना था। मैंने उस पर कदम रखा ही था कि बाहर का आहनी गेट खड़खड़ाया। मैंने जल्दी से आधा जीना तय किया और रुक गया। वही मैले कुचैले कपड़ों वाला आदमी राहदारी में आ गया। मैं दीवार से लगकर उसके जीने पर आने का इंतजार करने लगा और मैंने देखा वो वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देख रहा है। एक ही लम्हे के अंदर जब वो मेरे करीब पहुंचा तो वो मुझे देखकर चौंक पड़ा। उसने बर्क रफ्तारी से जेब से चाकू निकाल लिया और जीने पर इस तरह से कदम रखा जैसे मुझे मुर्गी की तरह ज़िबा कर डालेगा। लेकिन मेरी ठोकर उसकी ठोड़ी पर पड़ी। इस हमले से उसकी सिट्टी गुम हो गई। उसके संभलने से पहले मैंने उसके हाथ पर लात रसीद की और चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। अचानक मैंने उसके हाथ में दूसरा चाकू देखा, गोया वो पूरी तरह तैयारी करके आया था। मैंने फुर्ती से नीचे उतरकर उसकी कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका सर पकड़कर दीवार से टकरा दिया। मुझे यह एहसास नहीं था कि यह ज़रब इतनी कारी होगी। उसका सर सीने पर झुक गया तो मैं समझा कि उसे चोट सख्त आई है, लेकिन उसे गिरते देखकर फौरन ही अंदाजा हुआ कि वो मर चुका है। अब एक और मुश्किल आ खड़ी हुई, उसकी लाश का क्या किया जाए? गेट से बाहर तो नहीं फेंक सकता, वहां भी नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार एक तरकीब सूझी। उसका बाजू पकड़ा और घसीटता हुआ ऊपर की मंजिल पर ले चला। पहली मंजिल पर जीने के बल्ब के सिवा पूरा अंधेरा और सन्नाटा था। इस मंजिल पर गालिबन दफातर थे जो सरे शाम ही बंद हो जाते। फिर मैं लाश को घसीटता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां भी दरवाजे से सिर्फ एक रोशनी और मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं और इससे अंदाज़ा होता था कि यही वो जगह है जहां मुझे आना है। मैंने लाश को तीसरी मंजिल पर ले जाने के लिए बड़ी मुशक्कत की। ऊपर पहुंचा तो वो खुली छत थी और चारों तरफ बिल्डिंगों में रोशनियां नजर आ रही थीं। नीचे झांककर देखा तो गेट से कुछ फासले पर कार के करीब 3 आदमी खड़े थे। उनमें से एक वही था जो कार से नीचे उतरा। मैं जल्दी से पीछे हट गया, लाश को एक कोने में डाला और उतरकर म्यूजिक क्लास की जानिब चल पड़ा। दरवाज़ा खोलने पर 15-20 छोटी छोटी लड़कियां छोटे गद्देदार स्टूलों पर बैठी हुई नजर आईं। एक नौउम्र लड़की पियानो बजा रही थी। मुझे देखकर उसने हाथ रोक लिया। सारी लड़कियां सर घुमाकर मुझे देखने लगीं। मैं आगे बढ़ा और पियानो बजाने वाली लड़की के पास खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उस वक्त एक आवाज़ ने मुझे मुखातिब किया, हेलो हेलो, इधर देखो। मैंने आवाज़ की तरफ सर घुमाया तो दाखिली दरवाजे पर
एक बहुत ही खूबसूरत सेहतमंद मिस्री औरत बहुत दिलकश अंदाज से कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। कैसे आना हुआ? उसने कहा। मिस, मुझे आप ही के पास आना था। मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप तन्हाई में मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आओ। ये कहकर वो वापस उसी दरवाजे की तरफ मुड़ गई जिससे बरामद हुई थी। मैं फौरन दरवाजे के पीछे पहुंच गया। उधर एक ऑफिस रूम था जो खासा छोटा था। ना उसमें कोई खिड़की थी, ना रोशनदान। फर्नीचर के नाम पर वहां एक पुरानी मेज, कुर्सी और एक अलमारी ही रखी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? उसने खड़े खड़े कहा। मुझे मिस्टर हमादी ने भेजा है। उन्होंने मुझसे आपके बारे में कहा था और ये कहा था कि मुझे छुपने के लिए जगह दरकार है। मेरी जान के दुश्मन बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। हमादी, वह सरसराती हुई आवाज में बोली। फिर फौरन ही अपनी जगह से हटी और उसने एक अलमारी खोली। उससे एक लंबा चौगा और खास किस्म का मिस्री अकाल बाहर निकाला और उसे मेरी तरफ उछालते हुए बोली, फौरन ये लिबास तब्दील कर लो, अपने कपड़े उतार दो फौरन। अगर तुमने 1 मिनट भी देर की तो जिम्मेदार खुद होगे। मेरे कपड़े मिल जाएंगे, तुम देर कर रहे हो। मैं रुख तब्दील कर लेती हूँ या ठहरो, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। वो उसी कमरे से मुत्तसिल एक और कमरे में दाखिल हो गई। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं ये मिस्री तर्ज का लिबास पहन लूँ। मैंने अपना लिबास उतारा और अपने सर पर रुमाल वगैरह बांध लिया। गुड, आओ मेरे साथ, उसने कहा और इसके बाद मुझे यहाँ से निकाल कर दूसरी सिमत ले गई। यहाँ एक तंगो तारीक राहदारी नजर आ रही थी। अगर कमरे के बल्ब की रोशनी उस पर ना पड़ती तो जानना ही मुश्किल था कि क्या जगह है। यहाँ से नीचे उतर जाओ, बाहर निकलोगे तो एक गली मिलेगी। गली के आखिरी सिरे पर जाकर दाएं तरफ मुड़ जाना। 3 ब्लॉक के बाद मेरा घर है जिसका नंबर 12 है। ये रही चाबी, कपड़े में लेती आऊंगी। उसने चाबी मुझे थमा दी। बिल्डिंगों के पीछे हिस्से से आने वाली रोशनी काफी थी। मैं बिला दिक्कत उस तक पहुंच गया। जब मैं सड़क पर आया तो वो निस्बतन सुनसान थी। नंबर 12 पुरानी तर्ज का एक अजीब सा 2 मंजिला मकान था। उसमें लोहे के आगे पीछे 2 गेट लगे हुए थे और उनके दरमियान सिर्फ 2 फुट का फासला था और मुकम्मल तारीकी। अलबत्ता तारों की रोशनी में छोटे से लॉन में लगे हुए गमले नजर आ रहे थे। चाबी से पहला गेट तो खुल गया लेकिन दूसरा न खुल सका। मैं जल्दी से अंदर जाना चाहता था ताकि कोई मुझे देख ना ले। मुझ पर झुंझलाहट तारी थी कि अकब से कदमों की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक कर एक सिमत हो गया। मेरा हाथ पिस्तौल पर जा पड़ा, लेकिन फिर मैंने देखा कि वही भारी भरकम औरत थी। उस वक्त उसके चेहरे पर एक खुशगवार तासुर नजर आ रहा था। तुम मुझे मीला कह सकते हो। मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरा यही नाम लेते हैं। लाओ, ये चाबी मुझे दे दो। मैंने चाबी उसे दी तो उसने उससे दूसरा गेट खोला। फिर बोली, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। उसने पहले गेट के बारे में कहा और ताला लगा दो। मैंने ताला लगाया तो उसने चाबी मुझसे ले ली और दूसरे गेट से अंदर दाखिल होकर दूसरी तरफ से उसका ताला लगा दिया। मैं इसकी वजह समझ ना पाया। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, देखो तुम्हें पनाह देकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रही हूँ, लेकिन इसकी कोई कीमत होनी चाहिए। तुम्हारा लिबास मेरे पास मौजूद है। ये मत समझना कि मैंने उसमें से कुछ चुरा लिया है, लेकिन मुआवजा तो मुआवजा होता है ना, क्या कहते हो? उसने कहा और फिर हंस पड़ी। मैं हैरान रह गया। बहुत चालबाज औरत है। वाकई मैं पिंजरे में बंद था और खतरा सर पर मंडला रहा था। उसने मेरी बेबसी का भरपूर फायदा उठाया था, हालांकि मैं कुछ और ही समझा। मैंने कहा, मेरे पास इस वक्त बहुत ज्यादा रकम नहीं है। अगर तुम वो मुआवजा चाहती हो तो मैं तुम्हें बाद में अदा कर दूंगा। चलो खैर ठीक है, देखेंगे। अलबत्ता मुझे तुमसे जो भी ज़रूरत होगी मैं तुमसे बगैर किसी तकल्लुफ़ के मांग लूँगी। उसने भरपूर निगाहों से मुझे देखा। तब पहली बार मुझे एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसकी इस तलब का क्या जवाब दूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हो चुका था, लेकिन मैं इन रास्तों का राही नहीं बन सका था। उसने गेट खोल दिया और मैं उसके साथ मकान में दाखिल हो गया। दूसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा था, लेकिन काफ़ी बड़ा। उसमें बेडरूम, किचन, अटैच बाथ, सब कुछ ही था। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि आपका हमादी से क्या ताल्लुक है? वो अब तक मेरे लिए सिर्फ एक नाम है। मैं उससे अब तक नहीं मिला। एक बात बताओगे? हाँ। क्या हो तुम? मतलब किसी मुल्क के लिए काम कर रहे हो? मेरा मतलब है जासूस वगैरह। मैं हंस पड़ा और फिर मैंने कहा, नहीं। फिर कौन हो तुम? एक मफरूर हूँ, सजा से बचने के लिए पनाह की तलाश में आया हूँ। मुझे हमादी से मिलने को कहा गया था। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम पूरी तरह मेरे काबू में हो? मैं तुम्हारे साथ जो सलूक चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने निगाहें उठाकर उसे देखा। अजीब औरत थी। उसकी आंखों की वहशियाना चमक मैंने खास तौर से महसूस की, लेकिन मैंने आहिस्ता से कहा, देखो, जब तुमने मुझे पनाह दी है और हमादी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छे सलूक ही की तो बात कर रही हूँ।
हर शख्स की दो ही तलबें होती हैं, दौलत और वह अजीब से अंदाज में हंस पड़ी। फिर बोली, आओ ज़रा मेरे पास आओ। मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो उधर? क्या? इस कमरे में सिर्फ एक बेड है, लेकिन कितना बड़ा है ये। 2 अफराद आराम से सो सकते हैं। और देखो ये किचन है। चलो आओ, खाना तैयार करने में मेरी मदद करो। तुम अजीब मेज़बान हो, मेहमानों से इस तरह के काम कराती हो। फजूल बातें मत करो, मैं कोई मेज़बान नहीं हूँ, मैं तो बस। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और वो मुझे देखती रही। फिर बोली, मैं खाना बनाती हूँ। ये कहकर वो काम में लग गई और फिर कोई आधे घंटे के बाद उसने कमरे के वाहिद मेज़ पर सैंडविचेस और कॉफ़ी रख दी और मुझे खाने को कहा। खाने के बाद इंसान आराम करता है। बाहर की फिज़ा मामूल के मुताबिक है, लेकिन एक लम्हे के अंदर ख़राब हो सकती है। थोड़ी देर तक वो खामोश रही और उसके बाद कहने लगी, चलो सोने की तैयारियां करो, और खुद लिबास तब्दील करने के लिए एक तरफ बढ़ गई। फिर बोली, तुम्हारे पास तो दूसरा कोई और लिबास है ही नहीं, जनाना लिबास पहनोगे? मेरे कपड़े तुम्हारे बदन पर फिट आएंगे? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा और एक ठंडी सांस लेकर बिस्तर पर दराज हो गया। मैं सोच रहा था कि यह खौफनाक औरत न जाने रात को मेरे साथ क्या सलूक करेगी, लेकिन बड़ी अजीब बात थी, वो बिस्तर पर लेटी और चंद लम्हों के अंदर अंदर सो गई, जैसे बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। और यह खासी दिलचस्प सूरत हाल थी। मैं तो कुछ और ही समझा, अलबत्ता मैं जागता रहा। मैं सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सुबह सूरज तुलू होने से पहले मेरी आंख खुल गई। ना जाने रात के किस हिस्से में सो गया। वो मेरे बराबर में सो रही थी और बड़ी बेफिक्री से सो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से फरागत हासिल करके मैं किचन में गया। किचन में तमाम चीज़ें देखीं, कॉफ़ी तैयार की और कप लेकर दरीचे में जा खड़ा हुआ। नीचे एक छोटा सा दालान था जिसके गिर्द 6 फुट की दीवार थी। सामने साफ शफाफ सड़क थी जिसके 4 मकान और दुकानें थीं। सारा शहर सोया हुआ लग रहा था। 2 एक दूध सप्लाई करने वाली वैगनें गुजर गईं। मैं इस पुरस्कार मेज़बान के बारे में जानना चाहता था। चंद ही लम्हों में वो मेरे ऊपर मुसल्लत हो चुकी थी और उसका अदम ताउन मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। उसने रात को जो रवैया मेरे साथ इख्तियार किया, उससे कम अज़ कम मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो हमादी के इख्तियार में नहीं है। उसने मेरे साथ ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की? एक लम्हे के अंदर मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ और मैंने सोचा कि ज़रा इसके कुर्बो जवार का जायज़ा तो लिया जाए। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद वो अंगड़ाई लेकर उठी। हेलो, सुबह बखैर। क्या ख्याल है नाश्ते के बारे में, क्या कहती हो? नाश्ता? सुनो, मैं कोई दौलतमंद औरत नहीं हूँ। तुम्हारे पास कुछ रकम हो तो मेरे हवाले करो। हाँ, रकम तो मेरे पास है। और एक बात और कहूँ तुमसे, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर तुम रकम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी खासी रकम मुहैया कर दूंगा। हाँ, तुम यकीन करो, वक्त ने मुझे यही सिखाया है कि अपने हर काम की कीमत वसूल करो। उसने कहा, ठीक है, इस वक्त भी अच्छी खासी रकम मुहैया कर दूंगा। चलो अब नाश्ते वगैरह की तैयारियां करो। वो उठी और बाथरूम में चली गई। मैंने इस मुख्तसर वक्फे से फ़ायदा उठाकर मेज़ की दराजें देख डालीं। उनमें कुछ भी नहीं था। दीवार गिर अलमारी के ऊपर दवाएं और नाकारा चीज़ें रखी हुई थीं। बस इससे ज़्यादा मौका नहीं मिल सका। बाथरूम से निकलकर उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बालों को संवार कर नाश्ते का सामान लेने चली गई। उसके जाने के बाद अलबत्ता मैंने अलमारी की एक एक चीज़ देख डाली। एक प्लास्टिक के छोटे से एल्बम के अलावा और कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना मिली। उस एल्बम में उसके मुख्तलिफ पोज थे। एक तस्वीर में वो एक बूढ़ी औरत के साथ थी जो उसके खदो खाल से मिलती जुलती थी और शायद उसकी माँ होगी। एक तस्वीर में वो 2 आदमियों के दरमियान खड़ी थी। वो दोनों दरमियानी उम्र के मुकामी लोग थे। उनके चेहरों से दुरुस्तगी और करख्तगी टपकती थी। इस हसीन खूबसूरत औरत से उनका मेल नहीं लगता था। यही बात देखकर मैंने उन दोनों आदमियों के चेहरों को जहन नशीन कर लिया कि शायद कहीं उनसे मुलाकात हो जाए। फिर मैंने उसके बेड की तरफ तवज्जो दी और उसके गद्दे के नीचे भी कुछ नहीं मिला। अब मेरी नज़र शेल्फ पर मरकूज थी जिसमें मौसीकी के बारे में कोई दर्जन भर किताबें रखी हुई थीं। मैंने बहुत सी किताबों को उलट पलट किया तो एक मोटी सी किताब में एक अकाउंट बुक हाथ लगी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उस अकाउंट बुक में उसके बैलेंस में बहुत बड़ी रकम थी। इसका मतलब है कि वो कोई मामूली औरत नहीं थी, लेकिन वो बता चुकी थी कि उसे दौलत से मोहब्बत है। इसका मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक मुजरिमाना जहन की औरत है और हो सकता है कि उसका ताल्लुक जुराइम पेशा अफराद से भी हो। अब उसकी शख्सियत मेरे लिए मज़ीद तवज्जो का बाइस बन गई। वो हाथों में लिफाफे लेकर लौटी तो मैं बेड पर नीम दराज था। जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफे लिए और मेज़ पर रखे। वो डबल रोटी, पनीर और अंडे वगैरह लाई थी।
इसके बाद भी वह थोड़ी देर तक नाश्ता तैयार करने में मसरूफ रही और फिर हम नाश्ता करने बैठ गए। फिर मैंने उससे कहा, एक बात बताओगी? पूछो। यहाँ की सबसे बाखबर शख्सियत किसकी होगी? मैंने कॉफ़ी का घूंट भरकर कहा। क्या मतलब? उसने भवें सिकोड़ कर पूछा। कोई ऐसा शख्स जो यहाँ की जगहों और लोगों को बखूबी जानता हो। एक ऐसा शख्स, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ तुम्हें। उसने पुरख्याल लहजे में कहा। बताओ। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर सड़क के किनारे अखबारात और रसायल का एक स्टॉल मिलेगा। वो उस स्टॉल का मालिक है। क्या नाम है उसका? मैंने सवाल किया और वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, उसका नाम हैरिस है। देसी एसआई है। भला का याददाश्त वाला इंसान है। हमेशा से यहाँ रहता है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उसके बाप दादा भी यहीं पैदा हुए। उसने मुस्कुरा कर कहा। गुड, हैरिस। मैंने कहा, हाँ हाँ हैरिस, पता नहीं तुम किस तरह के इंसान हो। चलो ठीक है, लेकिन क्या वो दूसरों के काम आ सकता है? एक बात बताओ। बोलो। वो पैदाइशी अंधा भी है। क्या? हाँ, लेकिन उससे पूरे मिस्र के बारे में जो पूछोगे वो बता देगा। ठीक है, तो फिर मुझे अब इजाज़त दो। अगर हमादी तुम्हारे बारे में पूछे तो कह देना यहाँ से चला गया, वापस नहीं आओगे। क्या मतलब? अगर चाहो तो रात को सोने के लिए आ सकते हो। उसने कहा। फ़ोन है यहाँ? नहीं, फ़ोन नहीं है। स्कूल में अलबत्ता फ़ोन है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तुमने वाकई मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। और जवाब में वो आहिस्ता से हंस पड़ी। फिर बोली, मैं जानती हूँ तुमने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, लेकिन इंसान की सोचें ही तो उसे बेवकूफ़ साबित करती हैं। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया। उसने चलते हुए मुझसे कहा, अगर ज़रूरत महसूस करो तो आ सकते हो। मैं तुम्हें खुशामदीद कहूँगी। मैं उससे रुखसत होकर नीचे सड़क पर आया और जनरल स्टोर की तलाश करता हुआ आगे पहुँच गया। वहाँ से मैंने हमादी को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैं तुम्हें वही हवाला दूंगा जो मैंने रात को दिया था। मैंने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। हमादी की आवाज़ उभरी। क्या आप मिस्टर हमादी बोल रहे हैं? मैंने हैरान होकर कहा। नहीं, मेरा नाम हमादी नहीं है, सॉरी। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और ये ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कौंधा कि उस वक्त वो तन्हा नहीं था। कोई उसके पास था ज़रूर और उसे अदाकारी करना पड़ी। मैं उस औरत के बताए हुए पते पर चलता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ हैरिस का स्टॉल नज़र आ रहा था। वहाँ उस वक्त अखबार और रसायल करीने से रखे हुए थे और उसके पीछे एक उधेड़ उम्र का शख्स आंखों पर काली शीशों की ऐनक लगाए बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो उसने दूर से खुशदिली से हाँक लगाई। खुशामदीद, हर अखबार रसाला मौजूद है। मैंने उसके हाथ में एक नोट दिया तो वो उसे हाथों से टटोलने लगा। ये तो काफ़ी बड़ा नोट है, उसने कहा। हाँ, मगर कोई अखबार रसाला इतनी कीमत का नहीं है और मेरे पास छोटे नोट भी नहीं हैं, उसने कहा। मुझे अखबार नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, मैंने आगे झुककर कहा और एक अखबार उठाकर उसकी सुर्खी पढ़ने लगा। क्या चाहिए? मुझे मालूमात दरकार हैं। पता चला है कि तुम चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हो। उसने हंसकर अपने बदनुमा दांतों की नुमाइश की और बोला, किसका पता चाहिए? हमादी नामी एक शख्स का। उसका फ़ोन नंबर मैंने बताया। उसका पता बताने का मुआवजा जानते हो क्या है? क्या? $20 अमेरिकन डॉलर। लाओ, अगर पता मालूम करना चाहते हो तो पैसे दो। उसने अपना हाथ फैला दिया और मैंने उस पर $20 का नोट रख दिया। उसने रैक के पीछे से एक बॉक्स निकालकर वो नोट उसके अंदर रख दिया और बॉक्स को उसकी जगह रख कर बोला, तुम्हारे दाएं सिमत एक पुराना स्टोपा है, बहुत ही पुराना। उसे नवातरात की शक्ल हासिल है। उसमें एक सयाह की तरह चले जाओ और अच्छी तरह इत्मीनान करके कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा उसके पीछे चले जाओ। उधर एक पुरानी कुर्बानगाह है जहाँ तुम्हें एक खुश्क हौज मिलेगा। बच बचाकर उसमें उतर जाओ और मेन हॉल में घुस जाओ। वह मेन हॉल तुम्हें सीधा हमादी के मकान के लॉन में पहुंचा देगा। एक बार फिर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैं सोच रहा था कि जो कुछ वो बता रहा है वह मजाक की हैसियत तो नहीं रखता। ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहाँ इस तरह की क़यामगाह हो। शायद उसने मेरी कैफियत को भांप लिया और हंसकर बोला, नहीं, वसवसे में मत पड़ो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और कैसे बोल सकता हूँ। मैं और स्टॉल यहाँ बरसों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शुक्रिया हैरिस, अगर तुमने सही पता बताया है तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैंने कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। थोड़े से फासले पर जाने के बाद मुझे वो स्टोर नज़र आ गया जिसका उसने मुझे हवाला दिया था। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ चंद बुजुर्ग आदमी बैठकर खुश गप्पियों में मसरूफ़ नजर आए। उनके सिवा वहाँ कोई नहीं था। मैं तलाश करता हुआ उस कुर्बानगाह की तरफ चल पड़ा। कुर्बानगाह के अलावा मुझे खुश्क हौज भी नज़र आ गया।
वैसे जगह बड़ी अजीबोगरीब थी। वहाँ एक वहशत बरस रही थी। इमारत वाकई बहुत ही पुरानी थी और यकीनी तौर पर फिरौनों के दौर की होगी। उसकी अपनी भी कोई तारीख होगी। वहाँ मौजूद बूढ़े मुझे अजीबोगरीब महसूस हो रहे थे। मैं टहलने के अंदाज में आगे बढ़ता हुआ खुश्क हौज के पास पहुँच गया। यहाँ आसपास कोई चरिंद परिंद भी नहीं था। मैंने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और इसके बाद हौज में उतर गया। वह सिर्फ मेरी कमर तक गहरा था और उसके ऐन वस्त में मेन होल था। मैंने उसका ढक्कन उठाया तो जंग आलूद लोहे का जीना नजर आया। मैंने उस पर पाँव रख दिया। मुझे 10 जीने उतरने पड़े। मेन होल क्या था? एक अच्छी खासी सुरंग थी। अलबत्ता मुझे झुककर चलना पड़ रहा था। मैं घुप अंधेरे में चलता रहा। ये सुरंग शैतान की आंत की तरह लंबी थी कि ख़त्म होने में ही ना आती थी। खदशा भी था कि कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं किया गया। ये तारीक सुरंग मुझे मौत के मुंह में तो नहीं ले जा रही। ये सुरंग एल की शक्ल में थी। खुदा खुदा करके सामने एक धुंधली रोशनी नजर आई और मेरी जान में जान आई। मैं करीब पहुंचा तो वह मेन हॉल का सिरा था। रोशनी उसके जालीदार ढक्कन से आ रही थी और फिर वही जीने, जंग आलूद जीने। मैंने ऊपर चढ़कर दोनों हाथों से जोर लगाया तो ढक्कन खुल गया। मैंने ताज़ा हवा में 2-4 लंबी लंबी सांसें ले डाली। अब मेरी तबीयत कुछ संभल गई। बाहर निकलकर देखा तो एक वसी और रिज लॉन था। हर तरफ सब्ज घास और खुशनुमा फूलों की क्यारियां। कसम कसम के कद्दे आदम दरख्त करीने से खड़े हुए थे। सामने ही नीचे छत्तों की 2 मंजिला इमारत थी, लेकिन उसके चारों तरफ लोहे के लंबे ग्रिल लगे हुए थे। उसके अंदर जाने की कोई सूरत नजर न आती थी। हर तरफ ऊ का आलम था। लगता था मकान भी बरसों से वीरान पड़ा हुआ है। बिलाशुबा मिस्र के बहुत से असरार थे, लेकिन यहाँ इस शहर में ये बड़ी अजीबोगरीब जगह थी। पोर्ट हनी था उसका नाम। मैंने कभी ये नाम सुना भी नहीं था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और मैं उछल पड़ा। रास्ता पीछे से है। मैंने बर्क की तरह गर्दन इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नज़र नहीं आया कि अचानक ही फिर वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, पिछले गेट से अंदर आ जाओ और सुनो, मेरे लिए पानी लेते आना। जग मेज़ पर रखा हुआ है। एक लम्हे तक तो मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी सनसनाहट होती रही। वो जो कोई भी है बड़ा बेफिक्र और अजीबोगरीब इंसान है। मेरे इस तरह यहाँ तक पहुँचने पर उसे कोई हैरत नहीं हुई, बल्कि वह मुझसे पानी मंगवा रहा था अपने लिए। मैं मकान के अकब में पहुंचा तो लोहे का गेट नजर आया। उसे खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने किचन था, बड़ा साफ सुथरा और चमकदार, और मेज़ पर बहुत से हसीन बर्तन रखे हुए थे। सामने ही बड़ा सा खूबसूरत एक जग भी रखा हुआ था, लेकिन उस जग में पानी के बजाय शराब रखी हुई थी। गोया उस शख्स का मतलब पानी की बजाय शराब था। मैंने जग उठाया और जीने की जानिब चल पड़ा। ऊपर पहुंचा तो एक कुशादा और आरामदेह फर्नीचर से आरास्ता कमरा था, जिसमें एक तरफ दरीचों की कितार थी और वहीं पर एक भारी भरकम जिस्म का मालिक अरब एक दरीचे के सामने मेरी तरफ पुश्त किए बैठा हुआ था। उसके हाथों में दूरबीन थी और वो दरीचे से बाहर बड़े इन्हमाक से देख रहा था। पानी आ गया है जनाब, मैंने करीब जाकर कहा और शराब मेज़ पर रखकर खाली गिलास में उसे उंडेला। शुक्रिया। उसने एक हाथ से गिलास उठाया और उसे 2 लंबे लंबे घूंटों में खाली कर दिया। उसने पलटकर मेरी जानिब देखा भी नहीं। दूरबीन बदस्तूर उसके दूसरे हाथ में दबी हुई थी। फिर उसने हंसते हुए मेरी जानिब रुख किया और बोला, हर एक का कोई ना कोई मशगला होता है मिस्टर तैमूर। मेरा मशगला पंछी देखना है। लो तुम भी देख लो। उसने हंसते हुए दूरबीन मुझे थमा दी और एक उंगली से सामने इशारा किया। सब कुछ ही अजीबोगरीब अंदाज में चल रहा था। इससे पहले का किरदार भी कौन सा कम था, यानी असरानी, जो मेरी निगाहों के सामने मारा गया, और उसके बाद डार्विन ने एक और नया किरदार मेरे सामने पेश किया, और जिन हालात का मैं शिकार हो गया था वो वाकई तवक्को के बिल्कुल बरक्स थे। मकान के खुले दरीचे से सामने का मंजर दिखाई दिया, और ये मंजर ऐसा नहीं था जिसे खुशी से देखा जा सकता। दुनिया है, पता नहीं यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। खैर छोड़ो। मैं तुम्हें अपने बारे में एक बात बता दूं, मैं एक बीमार आदमी हूँ। मेरा सीना खोखला हो चुका है। डॉक्टर ने मुझे दमा और फेफड़ों का अर्जा बताया है। सभी मुझ पर तरस खाते हैं और कहते हैं बेयारो मददगार हमादी को बेकसी से नहीं मरने देंगे। मुझे इस पुरस्कार जगह रखा गया और माकूल पेंशन के अलावा हर किस्म की तिब्बी सहूलतें फराहम की गईं। चलो खैर छोड़ो, ये बात भी ख़त्म करते हैं। और शायद मुझे दौरा पड़ने वाला है। जब तक ना पड़े मेरी बात सुनो। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा एक मुखबर था जिसका नाम डैनी पार्क था। डैनी पार्क बड़े काम की चीज़ था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया। आज किया है उसे कत्ल। उसके बगैर मैं तुम्हें फ्लोरास तक पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। फ्लोरास के बारे में जानते हो ना? नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने बेबसी से कहा। अब तो मेरा दिल भी चाह रहा था कि जूता उतारकर अपने सर पर इतना पीटूं कि फिर कुछ सोचने समझने की कुव्वतें बाकी ना रहें।
उसने कहा, जानते हो डैनी पार्क को किसने कत्ल किया? किसने? पुलिस के एक दस्ते ने उसे बुरी तरह पीटा और वह मर गया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो पुलिस के दस्ते नहीं हैं, बल्कि कातिलों का एक गिरोह है और उसका सरबराह राबील शूरी है। राबील शूरी बेशुमार अफराद का कातिल है। सरकारी तौर पर भी उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वह हुकूमत के लिए बड़े बड़े काम करता रहता है। उसने अपने जासूसों का जाल फैला रखा है। वो ये जानता है कि उसे ना सिर्फ मेरे बारे में बल्कि तुम्हारे बारे में भी इल्म है। यकीनन वो खामोशी से तुम्हारे पीछे लगा हुआ होगा और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें याद बोचेगा। तुम डैनी पार्क के बारे में बता रहे थे, तुम खौफजदा नहीं हुए? खैर छोड़ो, मैं क्या कह सकता हूँ। वो फ्लोरास का आदमी है और फ्लोरास की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत मिस्र की तरफ से एक बड़े इनाम की पेशकश है। इसलिए उसने राबील को एक खास किस्म का सर्टिफिकेट दे रखा है, कुछ ऐसे निशानात के साथ जैसे 5 कोनों वाला सितारा जिस पर फिरौन चहारम की तस्वीर बनी हुई है। ये सितारा वो उस शख्स को दे देता है कि वो उसे शहर में लिए फिरे और फ्लोरास के आदमी उसके पास सितारा देखते हैं तो उसे गिरफ्तार करके फ्लोरास के पास पहुंचा देते हैं। इस तरह फ्लोरास से मिलने का मुतमन्नी फ्लोरास तक पहुंच जाता है। डैनी पार्क को किस तरह पकड़ा गया? मैंने सवाल किया। कल रात उसने वो सितारा यहाँ लाना था जो मैं तुम्हें देने वाला था, हमादी ने अफसुर्दगी से कहा। तो तुम्हें यह फिक्र लगी है कि उसने राबील को सब कुछ बता दिया होगा? यकीनन यही बात होगी, उसने कहा और अचानक ही उसकी मुट्ठियां भींच गईं, चेहरा सुर्ख हो गया और उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे इस तरह मरना चाहिए कि नाखून खींच लिए जाएं, मेरा सर पिचका दिया जाए और जिस्म के सारे बाल जला दिए जाएं? अगर उन्होंने डैनी पार्क की जुबान खुलवा ली है और डैनी पार्क ने उन्हें बता दिया है कि मुझे फ्लोरास के बारे में मालूम है, तो मेरा यही हशर होगा। और वो सितारा अब कहाँ है? तुम शायद पागल हो गए हो, ऐसे हालात में उस सितारे के बारे में पूछ रहे हो। बेवकूफ़ इंसान, अगर अपने आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद है तो इस बात को दिल से निकाल दो। वो तुम्हारी लाश को भी इस काबिल नहीं छोड़ेगा कि तुम्हारे साथी तुम्हें दफना सकें। सितारा अब कहाँ है, क्या इसका जवाब दोगे? मैं नहीं जानता। उसी वक्त सदर दरवाजे की घंटी बजी और उसने कहा, मुलाजमा आ गई है। तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड हैं। जिस रास्ते से आए हो उसी से चले जाओ और ठहरो, ये दूरबीन साथ लेते जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। मेरी समझ में बात तो नहीं आई थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी तफसीलात उससे मालूम की और इसके बाद वहाँ से चल पड़ा। इस तफसीलात में एक शख्स हैमलेट था जिसके बारे में उसने मुख्तसर अंदाज में बताया। मेरे दिमाग की चूलें हिली जा रही थीं, एक के बाद एक किरदार, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रुकूं। मैं उस हैमलेट से मिला। 40 साल की उम्र होगी और वज़न तकरीबन 300 पाउंड होगा। उसने खाली निकर और फूलदार शर्ट पहन रखी थी। गंजे सर पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और नीली आंखों से पानी बह रहा था। उससे मिलकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने उसे पूछा कि वो क्या करता है, तो उसने कहा, तुम इस कबाड़ खाने को नहीं देख रहे? उसने अपनी दुकान की पुरानी अशिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसे कहा, क्या तुम होश में हो? मतलब क्या है तुम्हारा, और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कबाड़ खाने की दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सकता है? तुम्हें क्या चाहिए? सितारा, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। कैसा सितारा? मेरे पास कोई सितारा नहीं है। वो जिसके 5 कोने होते हैं और जिसके दरमियान फिरौन चहारम की तस्वीर होती है। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, ये कबाड़ खाने की दुकान है, कोई नवादरात की नहीं। सुनो, मुझे सितारा चाहिए और वो तुम्हें मुझे देना है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम्हारे पास डैनी पार्क ने भेजा था और उसी ने तुम्हारा पता बताया। वो थोड़ी देर गुमसुम बैठा हुआ सोचता रहा, फिर उठा और थैले की तरह डोलता हुआ एक कोने में गया जहां गत्ते के डिब्बों के ढेर लगे हुए थे। उसने एक डिब्बे में हाथ डालकर अखबार निकालकर बाहर फेंके, फिर कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ निकाली। उसे खोला तो वो तकरीबन 1 फुट लंबा ताबूत नुमा बॉक्स था। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर इसके बाद उसने बॉक्स खोलकर मेरे सामने कर दिया। उसमें एक सितारा रखा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा, बेचारा डैनी पार्क, वो उसे जिस हालत में यहाँ डाल गए थे, तुम उसे देखते तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे अपने गम में बराबर का शरीक रखो मेरे दोस्त, उसकी किस्मत में यही लिखा था। मैंने हमदर्दी से कहा, सितारा काम होते ही लौटा देना। उसने रुखसार पर बहते हुए आंसू हथेली की पुश्त से पहुंचते हुए कहा, ये डैनी पार्क की मेरे पास इमानत है, तुम बेफिक्र रहो, मैं लौटा दूंगा। मैंने उस सितारे को अपनी जैकेट की जेब में रख लिया और इसके बाद वहां से पलट पड़ा। अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया था और थोड़ी देर बाद मैं उसी स्टॉल पर पहुंच गया जहां मेरा दोस्त अंधा जासूस तनकर बैठा हुआ था। मेरी रकम वापस कर दो, मैंने कहा। जरूर।
मैं सच्चे सौदे का कायल और लेन देन में खरा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर रैक के पीछे से अपना वही चिरमी बॉक्स निकाला और टटोल कर 2 नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। दूसरे हाथ से उसने छड़ी स्टॉल के नीचे से निकाली। जो ही मैंने नोटों को छुआ, उसने छड़ी को एक झटके से मेरी तरफ बढ़ाया। ऐसे मौक़ों पर मेरी फुर्ती कुदरती होती है। चुनाचे मैं एक तरफ झुक गया और छड़ी को पकड़ लिया। अच्छा हुआ जो उसका सिरा मेरे हाथ न आया और मेरा हाथ उसके दरमियानी हिस्से पर पड़ा, क्योंकि उसके सिरे पर अंदर से एक पतले फल की तेज छुरी बाहर निकल आई, जैसे खंजर की अन्नी होती है। उसकी छड़ी में स्प्रिंग लगा रखा था जिससे छुरी बाहर आ जाती। उसने जोर लगाकर छड़ी मेरे हाथ से छुड़ाना चाही, लेकिन मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। हम दोनों में खींचातानी होने लगी। वो उसे छीन न सका और कुर्सी पर गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। सितारा मेरी जैकेट से निकलकर अखबारात पर गिर गया। ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरी पुश्त से एक भारी आवाज उभरी। मैंने पलट कर देखा तो एक वर्दी में मलबूस आदमी नजर आया। उसके बाजू पर ओवरकोट था और मैं समझ गया कि उसने रिवॉल्वर छुपा रखा है। इस दौरान कई राहगीर भी जमा हो गए और वह बुड़बुड़ाते हुए मुझ पर लानत मलामत कर रहे थे। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। मैंने देख लिया था कि उस वक्त कुर्बजवार के लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। हम फुटपाथ पर चलने लगे, जिस पर हाकरों, फ्राई गोश्त और चूजे बेचने वालों और भुनी हुई मकई के थाल लिए बैठी हुई मुकामी औरतों का कब्जा था। तेल के चूल्हों और चर्बी की मिली जुली बू बहुत नाखुशगवार थी। इससे मुझे एक ख्याल सूझा और अचानक ही मैंने एक एक्शन कर दिया। मैंने हलक से इस तरह की आवाज निकाली जैसे मुझे क्या हो रही हो। मैं बौखलाकर पीछे हटा और फलों के स्टॉल पर जा गिरा। सारे फल फुटपाथ पर तितर बितर हो गए। उसने उठने की कोशिश की तो सेबों पर पांव पड़ा और वह फिसलकर फुटपाथ पर ढेर हो गया। उसी वक्त उसने मेरा निशाना लेकर गोली चला दी और मैंने झुकाई देकर उसका निशाना खता कर दिया और उसके सीने पर एक लात जड़ दी और वो चारों शाने चित जमीन पर गिर पड़ा। मैंने दौड़ लगा दी और मैंने महसूस किया कि काफी अफराद मेरी जानिब दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन फिर सामने की एक इमारत की जानिब चल पड़ा। इमारत कुछ अजीबोगरीब साख्त की थी। दरवाजे की बजाय मैं खिड़की से अंदर कूदा और दौड़ता हुआ पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मैं एक बाजार में था। यहाँ अच्छी खासी हंगामा आ रही थी। दुकानें खुली हुई थीं, खरीदारी हो रही थी, लोग इधर उधर आ जा रहे थे। यकीनन ये पोर्ट हनी का कोई पसेमानदा बाजार था। मैं जल्दी से एक दुकान के बड़े मजमे का रुख करके उस तरफ चल पड़ा और फिर मैंने दुकान में दाखिल होकर बड़े शीशों वाली एक ऐनक और एक खास किस्म की टोपी खरीदी और इसके बाद फिर उस जगह पहुंच गया जहां उस वर्दी वाले शख्स से 2-2 हाथ हुए थे। वहां हजूम बदस्तूर मौजूद था और वर्दी वाला शख्स भी वहीं मौजूद था। मैं एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि अब वो क्या करेगा। कुछ देर के बाद वो उस अंधे स्टॉल वाले के पास पहुंचा। मैं भी उससे ज्यादा दूर नहीं था। मैंने अखबारात पर गिरा हुआ सितारा उठा लिया। एक लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर उसे अपने ओवरकोट में रख लिया। मुझे उस वक्त बड़ी अफसुर्दगी का सामना करना पड़ा। वाकई मेरे हाथ से एक कीमती चीज निकल गई थी। अगर मैं फुर्ती से काम लेकर उस सितारे पर कब्जा जमा लेता तो फ्लोरा से मिलने का मौका हाथ से न जाता। मैंने सोचा कि सितारा इस शख्स के पास नहीं रहना चाहिए और वो मुझे से ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब वो वहां से चला तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ जा रहा था और कोई 100 गज जाकर वो गली में मुड़ गया। मैं भी दरमियान में फासला रखकर उस गली में मुड़ गया। लोगों की आमदोरफ्त की वजह से मुझे पकड़े जाने का खदशा नहीं था। वो एक 2 मंजिला मकान के सामने खड़ा हुआ और घंटी बजाई और दरवाजा फौरन ही खुला और वो अंदर चला गया। मैं मकान के सामने से गुजरता चला गया। फिर काफी दूर जाकर मैं वापस पलटा। मकान पर एक पुरानी लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर एक आलिम का पता लिखा हुआ था। ये कोई सितारा शनास था। मैंने सोचा कि मुझे इस मकान में जाना चाहिए। उसी वक्त मेरी निगाह मकान के साथ कोई 2 फुट दूर गली पर पड़ी। उस गली ने इस मकान को दूसरे मकान से मिला रखा था। दूसरी तरफ भी वैसी ही गली नजर आई। मैं कुछ फैसला किए बगैर उस गली में दाखिल हो गया। वह मकान के साथ जाकर खत्म हो गई और मैं मकान के अकबी हिस्से में पहुंच गया। पिछले हिस्से में गैलरी थी जिसके दरमियान में एक छोटा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। एक लम्हे तक मैंने सोचा और फिर उसे खोलकर सीधा मकान में दाखिल हो गया। उस कमरे में काठ कबाड़ पड़ा हुआ था और सामने ही दरवाजा था। मैंने उसे धक्का दिया तो वो खुल गया। मैं अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था और मेरी आंखें अभी तारीकी से भी मानूस नहीं हुई थी कि मुझ पर एक रस्सी का जाल आ गिरा। मैं खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगा, लेकिन पीछे से मुझे किसी ने बड़ी जोर का धक्का दिया और मैं औंधे मुंह जा पड़ा। शुक्र हुआ कि मोटी रस्सी होने की वजह से ज्यादा चोट नहीं आई और फिर अचानक ही कमरे में तेज रोशनी हो गई।
मैंने सर उठाकर देखा तो सामने वही शख्स खड़ा हुआ था जिससे मेरे दो दो हाथ हुए। बहुत तेज मालूम होते हो, चलो इसे आज़ाद कर दो। उसके कहने पर कई हाथों ने मुझे मिलकर जाल से आज़ाद किया और मैंने देखा कि 4-5 अफराद के निर्गे में हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके जिस्मों पर भी वैसी ही वर्दी थी, जबकि ये ना तो मुकामी पुलिस की वर्दी थी और ना ही मिस्री फौजी थे। फिर ये वर्दी क्या हैसियत रखती थी? चलो इसे दूसरे कमरे में ले चलो, उस आदमी ने हुक्म दिया। यूं लगता था जैसे दूसरे अफराद उसके मातेहत हों। वह मुझे धकेलते हुए दूसरे कमरे में ले गए। यहाँ मेज के सामने एक आदमी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। आहट सुनकर उसने कुर्सी घुमाई और मेरे सामने चौड़े चकले शाने और मजबूत जिस्म का एक दरमियाना आदमी आ गया जिसने चश्मा लगाया हुआ था। क्या बात है, यही वो बुक स्टॉल वाला आदमी है, वर्दी वाले शख्स ने कहा। अच्छा, गुड, तो ये है। हाँ, कुछ पूछा इससे? नहीं, कुछ देर पहले इसने मुझ पर हमला किया और मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचाया। इसी के पास से ये सितारा बरामद हुआ है। वर्दी वाले शख्स ने सितारा मेज पर रख दिया और कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने उसे उठा लिया और उलट पलट कर देखने लगा। फिर मुझसे बोला, ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं। तुम कौन हो? कोई भी नहीं, मैंने सादगी से जवाब दिया। नहीं, कुछ ना कुछ तो हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको किस काम पर मामूर किया गया है? जनाबे आली, मेरा यहाँ आना किसी खास मकसद के तहत नहीं है, मैं तो बस। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ पोर्ट हनी किस लिए आए हो? सैरो सियाहत के लिए। मैं मिस्र की तारीख से दिलचस्पी रखता हूँ। पहले काहिरा गया था और काहिरा से घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या काम करते हो? उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला सा था। बस सैरो सियाहत। बगैर पैसों के? उसने सवाल किया। हाँ, हर जगह मेरे बैंक खुले हुए हैं, मैं अपने हाथों की सफाई से पैसा कमाता हूँ। अचानक उसने गुर्राहट के साथ एक आवाज़ निकाली और सांप की तरह फुंकार कर कहा, इस बकवास को ख़त्म करने में कितनी देर लगाओगे? इसके बाद अगर तुमने ये बकवास की तो तुम्हें अपने अंजाम पर शर्मिंदा होने का मौका भी नहीं मिलेगा। सीधे हो जाओ और ये बताओ कि राबील से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? राबील? ये नाम मैंने आज ही सुना है जनाब। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? तुम्हारी अब तक की कार्रवाई और ख़ास तौर से हमादी की अकामतगाह के गिर्द मंडलाते रहना। मैं तुमसे अभी तक दोस्ताना तरीके से पेश आ रहा हूँ। मुझे बताओ कि तुम क्या करते फिर रहे हो और कौन हो? यकीन करो, मैं सयाह हूँ और सियाहत करता फिर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे बरहना कर दो, इसकी तलाशी लो। उन लोगों ने मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी। इसके बाद उसने वर्दी वाले को हुक्म दिया, अपने आदमियों से कहो इसके हाथ पांव बांध दें। बांधने की क्या ज़रूरत है, ये यहाँ से निकल नहीं पाएगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? और सुनो, इस जगह कोई खूनरेजी नहीं होगी, कोई गोली नहीं चलेगी। जो भी होगा इस जगह से दूर होगा। तुमसे जो मैंने कहा है वो करो। उस शख्स ने अपने आदमियों को बुलाया और मेरे हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए। इसके बाद उसने कहा, बस अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चंद मिनटों के बाद वहाँ सिर्फ हम तीनों रह गए। अब मैं जो काम कहने वाला हूँ उस पर अमल करना और फजूल बकवास मत करना, उसने अपने वर्दी वाले साथी से कहा और उसने मेज के नीचे हाथ ले जाकर घंटी बजाई और कोई 2 मिनट के बाद बगली दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हो गई। जी पापा, उसने हैमलेट से कहा और मुझ पर एक उड़ती हुई सी नज़र डाली। इसे पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ाओ। आपका मतलब है मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? हैमलेट ने हंसकर कहा। तुम्हें सिर्फ कार चलाना होगी, इसकी निगरानी मेरा ये आदमी करेगा। इसे सिर्फ पहाड़ों के दरमियान छोड़ाना है। ओके पापा, लड़की ने अजीब से लहजे में कहा और फिर उसने सितारा उठाकर वर्दी वाले को देते हुए कहा, मैं ऐसी वाहियात चीज़ को अपने पास रखना पसंद नहीं करता, इसे इसी चोर सयाह के पास रहने दो। उसने मायनेखेज नज़रों से अपने आदमी को देखा तो वो हंसने लगा, लेकिन लड़की के चेहरे पर एक अंदरूनी करब चुगली खा रहा था। मेरे दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। कार में बिठाकर उन्होंने मेरे दोनों टखने भी आपस में बांध दिए और मैं गठरी बनकर रह गया। वो खतरनाक आदमी मेरे करीब बैठा हुआ था और लड़की कार चला रही थी। कार ने मोड़ काटा तो अचानक लड़की बोल पड़ी, एक कार हमारा पीछा कर रही है। उसके नल्फाज के साथ ही मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, राबील, तुम्हें यकीन है कि वही है? लड़की की आवाज़ से थरथराहट अय्यां थी। यकीनन। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? है, लड़की बोली। कार किसी मोड़ पर धीमी कर लो और उतर जाओ। मैं इस जिंदा लाश को भी नीचे फेंक दूंगा। इसे घसीटकर झाड़ियों में ले जाना और गोली मार देना। मैं कार में आगे निकल जाऊंगा, उस शख्स ने बेरहमी से कहा। और अगर राबील तुम्हारे सर पर पहुंच गया तो? लड़की ने तशवीश से कहा। वो मेरा क्या करेगा? कार में कोई होगा नहीं। मेरा रिवॉल्वर इसी तरह भरा हुआ होगा। इसके अलावा कार भी मेरी नहीं है, तुम्हारे पापा की है।
ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी से गैर हाजिर रहने का इल्जाम लगेगा। अच्छा, अब तैयार हो जाओ। लड़की ने एक मोड़ काटा और ब्रेक लगा दिए। मेरा साथी फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और उसने मुझे धकेल दिया। लड़की भी जल्दी से उतरी और उसने मुझे ढलवान पर धकेलना शुरू कर दिया। वो काफी ताकतवर मालूम होती थी। मैं लुढ़कता हुआ सड़क के दामन में पहुंच गया तो वो भी मेरे पास पहुंच गई। इस दौरान वर्दी वाला शख्स कार ले जा चुका था। लड़की ने मुझे घसीटना चाहा तो मैं खुद ही लुढ़कता हुआ करीबी झाड़ियों में चला गया। उसी वक्त एक कार तेजी से सड़क पर से गुजर गई। चंद सेकंड गुजरे तो लड़की ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से इशारिया 32 का रिवॉल्वर निकाला और होंठ भींचकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मुझे गोली ही मार देगी। अचानक हमारे सर पर सड़क पर एक कार के ब्रेक लगने की आवाज आई और फिर दरवाजे खुले और बंद हुए। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर कई कदमों की धमक हमसे करीबतर होती चली गई। लड़की ने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ से हटाकर ऊपर की तरफ कर लिया। चंद सेकंड गुजरे, एक लंबा चौड़ा आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए हमारी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया और लड़की ने उस पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया और वो करीबी झाड़ियों में दुबक गया। सुनो, मैंने आहिस्ता से कहा, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रही हो? मैं तो मार डाला जाऊंगा, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। मुझे खोल दो और हम दोनों को जान बचाने का मौका दो। वो कुछ न बोली। उसका सांस तेज तेज चल रहा था। मैंने तन से कहा, क्या यही काम है तुम्हारा? मुझे मुर्दा और तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर पाने वाला क्या तुम्हें बख्श देगा? क्या मेरे कत्ल की वजह मालूम नहीं की जाएगी? मेरा ये वार काम कर गया। लड़की के अंदाज में एक अजीब सी दुखन पैदा हुई और उसने जेब से चाकू निकाला और मेरे हाथों और पांव की रस्सियां काट दी। मैंने हाथों पैरों को झटका दिया और अपनी जगह से उठ बैठा। उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, हथियार डाल दो वरना। हम किस तरफ से निकलें? मैंने लड़की से सरगोशी की और उसने भी उसी तरह जवाब दिया। यहाँ से कुछ फासले पर एक एहराम है जो खासा पुराना है। अगर हम उस तरफ निकल जाएं तो बच सकते हैं, चूंकि वहां बड़े पेचीदा रास्ते हैं। आओ। उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना चारों तरफ से गोलियां चलेंगी और तुम छलनी हो जाओगी। लड़की एक तरफ रेंगने लगी और मैंने भी ऐसा ही किया। हमारे कुर्बो ज्वार की झाड़ियां 4 फुट से कम नहीं थीं और जमीन पर घास थी, इसलिए हमारे रेंगने से किसी किस्म की आवाज का खतरा नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद खुश्क नाला जो 2 फुट गहरा था, हम उसमें उतर गए। अब रेंगने में दिक्कत होने लगी। मैं पूरी तरह मुस्ताद था, लेकिन लड़की के हलक से बार बार सिसकी निकल जाती। नाले में मिट्टी के ढेले भी थे और उसके हाथ छिल रहे थे। अचानक ही पीछे से फायरिंग होने लगी और कई गोलियां हमारे सरों पर से गुजर गईं। एहराम यहाँ से कितने फासले पर है? ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फासला है। गोलियां चलती रहीं और हम आगे बढ़ते रहे। फिर फायरिंग अचानक बंद हो गई और खतरे का एहसास बढ़ गया। मुमकिन था कि दुश्मन को हमारे बारे में इल्म हो गया हो और वो घात लगाकर हमें पकड़ना चाहता हो। मैंने अपना ख्याल लड़की पर जाहिर किया तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिरकार ये नाला खत्म हुआ और टीले शुरू हो गए। हमने उठकर कपड़े झाड़े और टीलों के पीछे हो गए। लड़की ने अपनी दोनों हथेलियां दिखाईं, उनमें खराशें पड़ गई थीं। एक जगह से खाल भी उतर गई थी। वो बार बार घुटने पर उसे सहला रही थी। ये टीले हमारे लिए महफूज पनाहगाह थे। हम कोई 2 फरलांग गए तो पहाड़ी के दामन में एक बड़ा सा एहराम दिखाई दिया, लेकिन उसमें दाखिल होने के लिए हमें इस नाले के नीचे नीचे रेंग कर जाना पड़ेगा। हम झुककर आगे बढ़ने लगे। थोड़े फासले के बाद धाना बुलंद हो गया और मजीद आगे बढ़ने पर हम अपनी जगह से खड़े हो गए। एहराम की छत हमारे सर से तकरीबन 4 फुट बुलंद होगी। इसी असना में मेरी नज़र एक गैस लैंप पर पड़ी जो एक पत्थर के पीछे रखा हुआ था। उसके करीब ही कुछ और ऐसी चीज़ें जिनमें ताबूत वगैरह के टुकड़े नजर आ रहे थे। अगर मैं इस लैंप को हासिल करके रोशनी कर दूं तो इस एहराम की तारीकी से हमें निजात मिल सकती है। अलबत्ता ये खौफ भी था कि यहाँ से निकलने वाली रोशनी कहीं बाहर न देख ली जाए। अचानक ही एक आवाज़ उभरी, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आवाज़ इस कदर ज़ोरदार और एतमाद से भरपूर थी कि हम दोनों उछल पड़े। लड़की बेसाख्ता मुझसे चिमट गई।